हेलो टू ऑल एट सर्जी ट्यूटोरियल्स। इस एक पार्ट है जिसमें हम रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। किन चीज़ों का प्रोडक्शन सर्कुलेशन ज़्यादा होता था, फर्टिलिटी एरिया वाले कौन से थे, इलाके और डेवलप्ड अनडेवलप्ड, और क्या वो टेक्निक का भी इस्तेमाल करते थे, कोई टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन था कि नहीं था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड इन द रोमन एम्पायर। देखिए, रोमन एम्पायर की जब हम बात करते हैं, अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हार्बर थे, मतलब बंदरगाह थे, माइंस थी यानी खान खदान वगैरह एट्सेट्रा थे, और ईंट के भट्टे भी थे जहाँ पे ईंटें बना करती थी, और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल जिसे हम कहते हैं, वो आपको याद रखना, उसकी फैक्ट्रीज रोमन एम्पायर में थी। और मोस्टली जिन चीज़ों को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो थी वीट और वाइन और ऑलिव ऑयल का होता था। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, इनको आपको याद रखना है। लेकिन अब ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ इनका ट्रेड होता था। तो देखिए, स्पेन का आपको याद रखना है, गैलिक प्रोविंसेस को आपको याद रखना है जो हम अभी मैप में देखेंगे, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड इटली। वैसे यहीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो शुरू में इटली में इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता था। बाद में इस पर स्पेन कब्जा करता है, ऑलिव ऑयल वगैरह उसका एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्शन करना वाइन वगैरह का। फिर उसके बाद ये चीज़ नॉर्थ अफ्रीका के पास चली जाती है, और बाद में फिर ये एशिया माइनर यानी तुर्की एट्सेट्रा, सीरिया, पैलेस्टाइन के इलाकों में चली जाती है। और इनका जो एक्सपोर्ट होता था यानी वाइन का और ऑलिव ऑयल का, तो ये कुछ कंटेनर्स में किया जाता था जिनका नाम आपको याद रखना है, वो है एम्फोरा, और उसका जो प्लूरल है एम्फोरी। इमेज इनकी अब मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार के होते थे। फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में जो अफ़गानिस्तान और अली बाबा 40 चोर फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें दोनों तरफ बने होते हैं हैंडल, और करोड़ों की तादाद में ये मिले हैं इनके अवशेष, है ना। इनको जोड़ जाड़ के तैयार किया गया और देखा गया कि किस मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी कहाँ थी, कहाँ सर्कुलेशन होता था इनका, मतलब एटसेट्रा, ये सब इन्फॉर्मेशन जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने निकाली है। और अगर हम 1840 और 1860 कॉमन एरा की बात करें, तब ये काफ़ी फल फूल रहा था, और कहाँ, स्पेन में, ठीक है। स्पेनिश ऑलिव ऑयल की हम बात कर रहे हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब जो खुदाई में और जो अवशेष मिले हैं, तो एम्फोरा रिमेन्स काफ़ी तादाद में मिले हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप की भी हम कह सकते हैं, कहाँ कहाँ ये मिले हैं, वहाँ वहाँ इनका सर्कुलेशन होता, वहाँ वहाँ चीज़ें जाती थी। और इससे पता चलता है कि लोगों में कंपटीशन भी था। ये कंपटीशन किन के बीच रहा होगा? ये कंपटीशन रहा होगा जो उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, यानी लैंडलॉर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, और किसानों के बीच में। मतलब वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस करके कम दाम में बेच करके कहीं ना कहीं मार्केट को हथियाने की कोशिश करते थे। दैट इज़ टू कंट्रोल द मेन मार्केट एरियाज, है ना, उन रीजन्स को। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र की रोमन एम्पायर में, या वैसे भी आज भी किसी भी क्षेत्र की जो प्रॉस्पेरिटी है, कि मतलब वो कितना वो धनी क्षेत्र है, कितना वहाँ के लोगों की लाइफ रिच है, लोगों के पास पैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, तो ये डिपेंड करता था कि कितना इफेक्टिव प्रोडक्शन वहाँ का है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, और उनके गुड्स की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि गुड्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और आज भी हम देखते हैं डिफरेंट ब्रांड की चीज़ें होती हैं, तो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, थोड़ा सा प्राइस वाजिब होता है, उन्हीं की चीज़ें बिकती हैं। उदाहरण के लिए आईफोन का मार्केट सोचिए, कितना महंगा फ़ोन है ना, लेकिन क्वालिटी को देखते हुए अगर पैसा है तो लोग इसी की तरफ छलांग लगाते हैं। आगे चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए जो रोमन एम्पायर था, तो वहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र थे जो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के लिए जाने जाते थे, एक्सेप्शनल फर्टिलिटी के लिए। जैसे अभी हम मैप में देखेंगे, जैसे कंपेनिया है, सिसिली है, फ़यूम है, गैलीली है, वेजेकियम है, और गॉल है, वैटिका है ना। चलिए मैप ले लेते हैं। देखिए, शुरू में हमने जो बात की थी, तो ये आपका इटली का इलाका हो गया ना। यहाँ पे शुरू में इनका प्रोडक्शन होता था, जो एम्फोरा वगैरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। बाद में स्पेन इस पे छा जाता है। इसके बाद ये क्षेत्र जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के पास आ जाता है, और फिर उसके बाद ये चला जाता है यहाँ पे जो एशिया माइनर का क्षेत्र होता है, कांस्टेंटिनोपल वगैरह एट्सेट्रा, यहाँ पे टर्की वगैरह के इलाके पे। अभी जो हमने कुछ नाम पढ़े उसमें देखिए, ये है वैटिका, ये आपके गैलिक प्रोविंसेस है, ये है गॉल, ये है फ़यूम, ये रहा आपका सिसिली जो अभी हमने देखा था, ये है टूनिशिया, मतलब जैसे बेजेकियम हमने कहा था। गैलीली यहाँ पे पड़ेगा, ये जो इजराइल का आपका इलाका है, इस क्षेत्र में। ये हमारा क्षेत्र एशिया माइनर का पूरा पड़ता है।
ठीक है। तो ये इलाके जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड भी थे और वेल्दिएस्ट पार्ट भी थे एम्पायर के, ठीक है। लेकिन हमें डिस्पैरिटी शो करनी है तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम यही पढ़ ले जो इनके वेल्दिएस्ट पार्ट है। देखिए कंपेनिया किसके लिए जाना जाता था? कंपेलिया जाना जाता था प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट वाइन के लिए। सिसली किस लिए जाना जाता था? और बेजिकियम किस लिए जाना जाता था? वो वीट के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। और गैलीली ये अपने डेंसली कल्टिवेशन के लिए जाना जाता था। जब आप बुक पढ़ेंगे तो देखें किस प्रकार से यहाँ पे एक एक इंच पर खेती होती थी, ऐसा राइटर्स ने लिखा है। मतलब एवरी इंच, ऐसा मतलब चूँकि मिलता है पढ़ने को, इसका मतलब ये है कि यहाँ खेती लोग सघन करते थे। लेकिन अब आपको पढ़ना है कि इतनी प्रॉस्पेरिटी रीजन्स में देखने के बाद रोमन टेरिटरी का काफ़ी कुछ जो एरिया था वो लेस डेवलप्ड भी था। जैसे ट्रांसह्यूमेंस हमें देखने को मिलता है। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब ये हो गया कि लोग मूव करते थे। जैसे पहाड़ हैं तो पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ, है ना, और फिर मैदानों से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो लोग जो खाना बदोश लोग हैं वो उनका मूवमेंट होता रहता था, एक जगह नहीं रहते थे। तो इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता था। यानी दीज वर द पेस्टोरल पीपल, मतलब ये चरवाहे थे जो मूव करते रहते थे, और सेमी नोमेडिक भी थे, मतलब कुछ उसमें पूरी तरह से खाना बदोश थे, कुछ अर्ध खाना बदोश थे, मतलब रुकते भी थे कुछ ज़्यादा समय के लिए। और इसमें आपको याद रखना है कि ये अपने साथ अपना तंबू उम्बू, अपना घर, मतलब मेकशिफ्ट घर जिसे मैपेलिया कहा जाता था, वो अपने साथ लेके चलते थे। जहाँ जाते थे वहीं पे उसको खड़ा कर लेते थे, उसके अंदर रहना शुरू कर देते थे। ये ओवन शेप्ड होता था, साथ में लेके चलते थे इसे। ये ओवन शेप्ड हट्स कॉल्ड मैपेलिया। कौन? पेस्टोरल और सेमी नोमैडिक पीपल जो ट्रांसह्यूमंस को फॉलो करते थे। और किस क्षेत्र में? नुमीडिया जैसे क्षेत्रों में, जो मॉडर्न अल्जीरिया के पास है। देखिए ये है नुमीडिया, ये नॉर्थ अफ्रीका में, क्योंकि इन क्षेत्रों पे भी रोम का कब्जा था। और ये जो पार्ट है आपका स्पेन का, जो नदर्न पार्ट है, ये भी लेस डेवलप्ड था, जो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा लेस डेवलप्ड एरिया की अगर हम बात करें तो नदर्न स्पेन को आपको लेना है। नदर्न स्पेन में जो लोग रहा करते थे केल्टिक भाषा बोला करते थे, मतलब देवर केल्टिक स्पीकिंग, और किसान यहाँ ज़्यादातर रहते थे। और ये पहाड़ियों पर ऊंचाई पे थोड़ा रहते थे, जिसे कैस्टेला कहा जाता था। यानी कैस्टेला, जिनमें वो रहते थे, कैस्टेला, नॉर्थ स्पेन, ये आपको याद रखना है। एंड दे वर केल्टिक स्पीकिंग एंड दे वर बिलोंग टू पीजेंट्री एंड लिव्ड ऑन हिल टॉप। अगला है कि क्या उनके पास कुछ सोफिस्टिकेशन नाम की भी चीज़ थी कि नहीं थी, मतलब टेक्निक वगैरह का यूज़ करते थे? जी हाँ, रोमन इकोनॉमी में हमें डाइवर्सिफाइड उपयोग मिलता है वाटर पावर का, मतलब जल शक्ति का वो प्रयोग करते थे। पानी से की को पावर के रूप में यूज़ करते थे। उससे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए थे। जो वाटर पावर्ड मिलिंग वहाँ देखने को मिलती है, चक्कियाँ चलती थी, उस टेक्नोलॉजी से वो हाइड्रोलिक माइनिंग किया करते थे, मतलब जहाँ से जल शक्ति का उपयोग करके, वाटर पावर का उपयोग करके वो खनिजों को निकालते थे। और ये स्पेनिश गोल्ड की अगर हम बात करें, स्पेनिश सिल्वर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस वक्त इसकी माइनिंग होती थी। क्योंकि दूसरा पॉइंट इसी से है कि जो स्पेनिश माइंस थी, मतलब स्पेन में जो खाने थी जिनमें से खनिज निकाले जाते थे, वो जाइगेंटिक यहाँ वर्ड यूज किया गया। यानी जो इंडस्ट्रियल जो जो वहाँ पे उत्पादन का जो स्तर था, है ना, वो इतना ज़्यादा था कि आपकी बुक में डेट है कि 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय पास कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, तब भी उतना प्रोडक्शन नहीं होता था जितना प्रोडक्शन माइनिंग से ये लोग कर लेते थे। तो रिमार्केबल आउटपुट देखने को मिलता है कंपेरेबल टू 19th सेंचुरी, जिससे पता चलता है कि रोमन इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि इट वाज सोफिस्टिकेशन भी इसमें था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज होते थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें कॉमर्शियल और बैंकिंग सेटअप हमें देखने को मिलता है, नेटवर्क देखने को मिलता है। मनी का अच्छा खासा यूज होता था, मतलब मनी का कंसेप्ट था, लोग उसको यूज करते थे। तो ये उनकी रोमन इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का हिस्सा थी, मनी वगैरह, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया भाई कि उनका जो इकोनॉमिक सेटअप कैसा था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, है ना। हमने देखा कि यहाँ पे एडवांस्ड इलाके भी थे, लेस डेवलप्ड इलाके भी थे, और ये बैंकिंग और एक कॉमर्शियल भी नेटवर्क उनके पास था। मनी का अच्छा खासा यूज़ होता था। लेकिन भाई काम होना है तो एक पॉइंट छोटा सा, तो लेबर की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये श्रम कहाँ से आता था? तो उसी में हमें स्लेवरी को स्टडी करना है, जो हमारा अगला जो हमारा ट्यूटोरियल होगा इसी पे होगा कि जो स्लेवरी है वो रोमन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो स्लेवरी वाज इन द कोर एट द व्हेन वी स्टडी द रोमन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे आज की इकोनॉमी की हम बात करें तो जो लेबर है वो हायर्ड होता है, मतलब लोग तो सैलरी पे रखते हैं, है ना, या डेली वेजेस पे लेके आते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जैसे आज में इनका है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उस समय इंटीग्रल पार्ट हुआ करती थी स्लेव्स,
या स्लेवरी। मतलब लोग दासों को खरीद कर उन्हें इन सब कामों में लगाते थे। लेकिन क्या रोमन एम्पायर में जितना भी श्रम था, जितना भी लेबर था, वो क्या स्लेव से आता था कि हायर्ड लेबर्स भी होते थे? अब प्लस फ्रीड मतलब जो कभी गुलाम थे, दास थे, तो क्या उनका भी यूज होता था? तो कहाँ यूज होता था, कितना यूज होता था, उनकी क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें हमें अगले ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है। यानी हमारा जो अगला ट्यूटोरियल होगा वो होगा कंट्रोलिंग वर्कर्स, दैट इज स्लेवरी एंड हायर्ड लेबर्स एंड फ्रीडमैन। तो ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है, अगले ट्यूटोरियल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।